नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, आज ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं, आप लोगों को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। आप इसे न केवल भूगोल से जोड़ करके देखेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या क्या कुछ खास बातें हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान होप्स इंडिया वुड इम्प्लीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी इन गुड फेथ। इसका ये कहना है कि जो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है भारत से कि भारत इसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा जैसे कि अभी निर्णय आया है। निर्णय कैसे आया है, क्या आया है, अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2016 में जो भारत को अधिकार मिला है, जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उस समझौते के तहत भारत को जिन नदियों के जल पर अधिकार मिला है, न केवल पूर्वी नदियों बल्कि पश्चिमी नदियों पर भी भारत को अधिकार मिला है। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत ने कुछ नदी जल परियोजना बनाया। उन परियोजनाओं को लेकर के पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज किया। आपत्ति को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के मध्य वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। सिंधु जल समझौता और सिंधु जल आयोग के माध्यम से समाधान करना था, लेकिन नहीं हो पाया। 2016 में इस मामले को लेकर पाकिस्तान जो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस न्यायालय में लेकर के गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय दिया और ये कहा कि इसका पालन होना चाहिए। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय को दोनों देशों को मानना चाहिए। भारत का ये कहना है कि भारत उसको नहीं मानता और इसी चीज़ को लेकर के विवाद है और अब ये चर्चा में है। पाकिस्तान का ये कहना है कि जो उसके पक्ष में फैसला आया है, उस फैसले को भारत स्वीकार कर ले। भारत ने इन सभी आपत्तियों को, जो आपत्ति उन नदी जल परियोजनाओं पर पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया है, उन सभी को न केवल खारिज किया है बल्कि यह भी कहा है कि मैं उसे नहीं मानता। भारत के खिलाफ जो शिकायत किया गया था कि सिंधु नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है और उसी से जो हाइड्रो पावर है प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। पाकिस्तान में पानी की कमी हो जा रही है, पाकिस्तान का ये कहना है और उसका यह भी कहना है कि ये जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र से उसका 80% जो कृषि है वो सिंचित होता है या कृषि उसी पर निर्भर करती है। इन्हीं बातों को लेकर के उसने आपत्ति दर्ज किया। अब सिंधु नदी जल विवाद के बारे में बात कर लें तो सिंधु नदी जल विवाद, ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, कुछ यही मैप आगे भी दिखेगा। यहां पर देखिए, सिंधु नदी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, वो विवाद क्या है एक एक करके समझ लेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है, यहां से ये नदी निकलती है, अर्थात तिब्बत से निकलते हुए यहाँ भारत के हिस्से से होते हुए ये पाकिस्तान होते हुए फिर जा करके अरब के मुहाने पर यह विसर्जित हो जाती है या अरब सागर में यह विलीन हो जाती है, ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये सतलज है, रावी है, ब्यास है, ये पूर्व की नदियां हैं, इन्हें पूर्व की नदियां कहा जाता है, पूर्व की नदियां। और यह किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी सहायक नदी है, तो यह जो सिंधु नदी है जिसे इंडस इंग्लिश में कहा जाता है, उसकी सहायक नदी है। बाकी जो इंडस, झेलम और चेनाब, इन्हें पश्चिम की नदियां कहा जाता है, पश्चिम। और इन नदियों पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। जब स्वतंत्र हुआ भारत और पाकिस्तान, दो देश बना, देश बनने के बाद उसने कहा कि हमारे लिए समस्या हो सकती है, अर्थात पाकिस्तान ने जब ये कहा तो ये मामला गया विश्व बैंक के पास और विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ और समझौते के बाद ये अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो पश्चिम की नदियां हैं, इन पश्चिम की नदियों के 20% जल का उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया कि भारत इन नदियों के 20% जल का उपयोग कर सकता है अपने हित में। ठीक है, यहां तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। ये अरब के मुहाने पर जाकर के विसर्जित हो जाता है। कुल 6 नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। अब यहां पर
यहाँ ध्यान ये रखना है कि कुछ नदियां जो है वो कहाँ से उद्गम उनका होता है, साथ ही उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, परियोजनाएं कौन कौन सी है, ये आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सिंधु नदी की बात करें, मानसरोवर झील के निकट जो सिंगी खम्बान है, हिमनद तिब्बत में है, ये वहां से ये निकलती है। निकलने के साथ साथ इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, जास्कर है, श्योक, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम। इस पर कोई परियोजना अभी नहीं है। झेलम की बात करें तो बेरीनाग के निकट जो शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, वहां से ये निकलती है। किशन गंगा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इसे नीलम नाम से जाना जाता है, किशन गंगा की बात कर रहे हैं, इसकी सहायक नदी है। इस पर तुलबुल और उरी परियोजना लगाई गई है। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर देखेंगे, चेनाब की बात करेंगे, चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर के ये बनी है, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम है। झेलम और रावी सहायक नदियां हैं, इसमें सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजनाएं, ये परियोजनाएं इस पर चल रही हैं। रावी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम हिमाचल प्रदेश से उद्गम, और यहाँ जो इनकी सहायक नदियों की बात होती है, सहायक नदी नहीं है। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, चमेरा और थीन बांध है। ब्यास नदी की बात करें तो यह रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यहाँ इसकी सहायक नदी नहीं है। पोंग बांध और हरिके बैराज, आप देखेंगे हरिके बांध इसी पर बनाया गया है। सतलज की बात किया जाए तो मानसरोवर के निकट निकट यह राकस ताल तिब्बत से निकलती है, इसकी जो सहायक नदी है ब्यास है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध, हरिके और नापथा झाखरी बांध बनाया गया है। तो इससे संबंधित जो बातें थी आप लोगों को समझना था, उसको आप लोगों ने देख लिया। अब जो बात है पूरी ट्रीटी की बात कर लेते हैं, ये ट्रीटी कहाँ से कैसे आगे बढ़ती है। ट्रीटी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको लेकर के विवाद था, और ये बिटवीन किसके किसके मध्य, तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। ये समझौता कब साइन किया गया, तो 19 सितंबर 1960 में समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में मध्यस्थता में यह साइन किया गया। और जो इस पर बताया गया था, जो ईस्टर्न रिवर है, जो मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर सतलज है, रावी है और ब्यास है। ये जो पूर्व की नदियां, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, पूर्वी नदियां कहा जाता है, इस पर भारत को अधिकार दिया गया। जो पश्चिम की नदियां हैं, जो ये झेलम, इंडस और चेनाब की बात की जाती है, इन पर जो अधिकार दिया गया पाकिस्तान को दिया गया। ये समझौता हो गया, और समझौता करने के बाद एक यह भी समझौता हुआ कि एक अस्थाई सिंधु जल आयोग बनाया जाएगा, जो समय समय पर इससे संबंधित बात या कोई विवाद होता है तो उन विवादों का समाधान करे। और ये जो आयोग है वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा, और यह बैठक बारी बारी से भारत और पाकिस्तान दोनों में होगा। अगर कोई विवाद होता है तो ये देखेगा, उसकी समीक्षा करेगा, समाधान करेगा। ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि 19 सितंबर जो मैंने बताया कि जो ये नदियां हैं भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया, और जो आंशिक अधिकार दिया गया सिंधु, चिनाब और झेलम, पाकिस्तान को अधिकार तो दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि 20% जल के उपयोग का अधिकार भारत को मिला। ये जो पश्चिम की नदियां हैं, इनको लेकर के ये कहा गया निर्दिष्ट घरेलू और कृषि उपयोग को छोड़ करके भारत रन ऑफ द रिवर इस पर लगा सकता है। अर्थात ये जो नदियां हैं जिन्हें पश्चिम की नदियां कहा जाता है, पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। लेकिन यह भी कहा गया कि ये जो नदियां हैं वो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत इस तरह की परियोजनाएं लगा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, दूसरे की टेरिटरी में भारत जाकर के कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता। यहाँ पर समझना हमारे लिए ये जरूरी है कि रन ऑफ द रिवर क्या होता है और इसको लेकर के क्या बातें कही गई थी। तो यहाँ पर रन ऑफ द रिवर, यहाँ पर देखें, रन ऑफ द रिवर को समझ लेते हैं। रन ऑफ द रिवर दो तरह की परियोजनाएं होती हैं, एक तो डैम बना करके, एक रन ऑफ द रिवर। एक में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये नदी है, इस नदी के प्रवाह को हमने यहाँ पर रोक दिया, और रोक करके एक बड़ा सा हमने यहाँ पर डैम बना दिया, और डैम बना करके जितनी हमारी आवश्यकता है, और आवश्यकता के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो पानी का फ्लो है वो इतना तेज होना चाहिए कि यहाँ पर जो टरबाइन लगी हुई है उस टरबाइन को ये घुमा सके, न केवल घुमा सके बल्कि उसकी स्पीड को मेंटेन रख सके, तेज गति से घुमा सके। इसको हम कह रहे हैं कि ये जनरेटर है और ये टरबाइन है।
तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो रही है पानी की धारा से, यहाँ पर जो लगा हुआ है, एक ब्लेड लगा हुआ है, इस ब्लेड को ये तेजी से घुमाता है जल, और उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम घूमता है। पूरे सिस्टम के घूमने की वजह से ये जो जनरेटर है ये यहाँ पर इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फिर यहाँ से जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये तो हो गया डैम। दूसरी बात यह है कि ये नदी अपने प्रवाह से बह रही है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो नदी आ रही है हिमालय क्षेत्र से आ रही है, इसकी जो गति होगी वो तेज होगी सामान्य जो नदी है उनकी अपेक्षा। तो इसकी धारा में तीव्रता है। अब इस तीव्रता का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि यहीं पर इसकी धारा को एक अलग करके, या यहीं पर अगर हमें लगता है कि यहाँ से हमारा काम बन सकता है, तो यहाँ पर हम एक टरबाइन लगा देते हैं, और इस टरबाइन में ये जनरेटर लगा हुआ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमें यहाँ पर बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जो नदी की गति है वो प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ पर नदी की गति प्रभावित नहीं हो रही है क्योंकि नेचुरली फ्लो हो रही है, और उसमें इतनी गति है, इतनी ताकत है कि ये टरबाइन को घुमा सके। तो ये है रन ऑफ द रिवर। इसी परियोजना को भारत को मंजूरी मिली है कि भारत ऐसा कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और भारत जब ऐसा करता है तो पाकिस्तान का ये कहना है कि जो ये परियोजना लगा रहा है रन ऑफ द रिवर, उसकी वजह से उसे पानी नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसे ये वीडियो देख लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अब बात ये होती है, ये जो टरबाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मोटर, इसको हम जनरेटर कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये आ रहा है, इसको टरबाइन को घुमा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर कहा गया था कि रन ऑफ द रिवर लगा सकता है। अब अस्थाई सिंधु जल आयोग की भी बात हुई थी 1960 में भी, इसी के अनुच्छेद 8 के तहत गठित किया गया था, और ये कहा गया था कि वर्ष में एक बैठक होगी जो बारी बारी से होगी। संधि का परिणाम ये निकला कि अब तक ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे बढ़िया समझौता इसे माना जाता है, सबसे बड़ा समझौता और अस्थाई समझौता इसे माना जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य 3 बड़े युद्ध हुए, लेकिन उन 3 बड़े युद्धों के बावजूद भारत ने इस समझौते को रद्द नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है कि इतने विवाद के बावजूद रद्द नहीं किया गया, तो ये अस्थाई है क्योंकि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। ये जो समझौता हुआ था इससे पाकिस्तान को लाभ हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि यह 80.52% इसके जल का उपयोग करता है, और जो भारत है, भारत को जो लाभ दिया गया था, जो अधिकार पश्चिम की नदियों पर भी दिया गया था, भारत उसका प्रयोग नहीं कर पाता, और प्रयोग नहीं करता इसका मतलब यह है कि भारत को उसका लाभ मिलता है। भारत केवल 19.48% का ही प्रयोग कर पाता है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान को मिलता है। फिर भी पाकिस्तान ये कहता है कि भारत उस पर परियोजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी कृषि प्रभावित होगी, नदी की धारा प्रभावित होगी, इत्यादि इत्यादि बातें वो आरोप लगाता है। ये जल के उपयोग की बात की जा रही है। इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ यहाँ पर बात ये होती है कि जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत 83 करोड़ रुपए पाउंड में भारत ने सहायता दिया था। यह सहायता इसलिए देने की बात हुई थी ताकि पाकिस्तान अपने देश में इन नदियों पर डैम का निर्माण कर सके, पश्चिमी नदियों पर नहरों का निर्माण कर सके, और निर्माण करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो भारत ने सहायता दिया। भारत द्वारा पाकिस्तान को छूट दी गई कि पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति, और साथ ही साथ जो पश्चिम की नदियां हैं, वो पश्चिम की नदियों का पूरा जल, जिस पर 20% का अधिकार भारत को था, वो पूरा जल जाने दिया, जिसका लाभ पाकिस्तान को हुआ। विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पाकिस्तान ने भारत की कुछ परियोजनाओं को लेकर के, जो रन ऑफ द रिवर हैं, उनको लेकर के आपत्ति दर्ज किया। ये कौन सी है? सलाल पनबिजली परियोजना है, बूलर बैराज परियोजना है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। इन परियोजनाओं को लेकर के वो कहता है कि इससे उसके देश में पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा, जिससे वहां पर 80% जो कृषि है उसको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा।
पाकिस्तान का पक्ष यह है कि पश्चिम की नदियों पर जो समझौता किया गया था उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है भारत। भारत का यह कहना है कि हम समझौते का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, समझौते के शर्तों के अनुसार हम चल रहे हैं, संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, यह पाकिस्तान कह रहा है। भारत का पक्ष यह है कि संधि के अनुसार अनुमति है। किस चीज को अनुमति है, किस विषय को लेकर? पाकिस्तान में प्रवेश होने से पूर्व जल विद्युत परियोजनाएं लगा सकता है, बिजली का उत्पादन कर सकता है, फ्लड स्टोरेज कर सकता है, ताकि भारत में इस तरह की समस्याएं न हो, अर्थात जो बाढ़ की समस्या हो है वो न हो। भंडारण इकाइयों के निर्माण की भी अनुमति भारत को मिली थी और इसके तहत ये कहा गया था कि 1.25 और 1.60 और 0.75 मिलियन एकड़ फीट तक ये स्टोरेज कर सकता है। मात्रात्मक सीमा नहीं लगाया था कि कोई भी मात्रात्मक सीमा नहीं है कि इतना ही आप रखेंगे, मतलब जो स्टोरेज की बात कही गई थी। साथ ही साथ जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के भी कहा गया था कि इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं आप नहीं लगा सकते। भारत को यह कहा गया था कि आप रन ऑफ द रिवर लगा सकते हैं और इसी आधार पर भारत रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं को वहां पर संचालित कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की आपत्ति है। ये आप लोगों ने समझ लिया। पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अब इसकी बात कर लें तो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 65% भूभाग से अधिक भूभाग इसी पर निर्भर है, अर्थात ये जो नदियां हैं इन नदियों के जल पर ही निर्भर है। न केवल कृषि के लिए बल्कि यहाँ पर पेयजल के लिए भी वह इन नदियों पर निर्भर है। सिंचाई की बात करें तो 2.6 करोड़ एकड़ जमीन इसी से सिंचित होती हैं। बिजली, बांध इत्यादि के लिए, खेती के लिए पानी इस्तेमाल करता है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इस परियोजना को लेकर के, इन बातों को, मतलब इस नदी जल को लेकर के हमेशा सेंसिटिव रहता है पाकिस्तान। इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखें तो भारत में संधि को निरस्त करने की मांग लगातार होती रही है। लगातार क्यों होती रही है? तो जब से भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे पुलवामा की बात कर लीजिए, उरी की बात कर लीजिए, 2001 में संसद भवन पर हमले की बात कर लीजिए, मुंबई पर अटैक की बात कर लीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से जब पुलवामा अटैक हुआ तो भारत में ये मांग होने लगी कि भारत पर पाकिस्तान छद्मवार हमेशा चलाता रहता है, भारत को परेशान करता रहता है। तो भारत की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समझौते से बाहर आ जाए। हालांकि क्या हमें देखना पड़ेगा कि क्या उन संधि की शर्तों में ये सब बातें हैं, भारत बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। तो सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, लगातार करता है भारत के तरफ, इसलिए इस चीज को लेकर के मांग होती रहती है। एक तरफा समाप्ति का प्रावधान भी नहीं है। तो जो संधि हुई थी 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में, भारत के पास ये अधिकार नहीं है कि वह एक पक्षीय रूप से, क्योंकि इसमें दो शामिल हैं, कौन? भारत प्लस पाक। तो दोनों यदि चाहें तो ये समझौता रद्द हो सकता है। अगर एक देश कोई चाहे, भारत या पाकिस्तान, तो इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता। लेकिन भारत को समाप्ति का अधिकार है। तो वियना कन्वेंशन के आधार पर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो वियना कन्वेंशन हुआ था, लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई देश इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है तो उस आधार पर दूसरा पक्ष चाहे तो उस समझौते से बाहर आ सकता है। तो भारत के सामने ये एक महत्वपूर्ण आधार है कि इस आधार पर वो चाहे तो इस समझौते से बाहर निकल सकता है। लेकिन हमें देखना ये होगा, क्या भारत के पास उन सभी जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं नदियों का जल, उन नदियों के जल के उपयोग का अवसंरचना मौजूद है, या भारत उन नदियों के जल को मोड़ पाएगा? साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर भारत ऐसा करता है, भारत डैम बनाता है, उन नदी जल को रोकने की कोशिश करता है जिस पर उसका अधिकार है, या फिर वहां पर बांध बना करके पानी को रोके या उसका उपयोग करे, तो क्या भारत को नुकसान हो सकता है? तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है, बाढ़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो भारत अभी उसके लिए तैयार नहीं है, हमारे पास अवसंरचना नहीं है। बहरहाल मनोभावों को ध्यान में रखते हुए जो जनता की मांग है, सरकार को झुकना ही पड़ता है।
अभी जो स्थितियां हैं ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि एकदम से भारत उस समझौते से बाहर आ सकता है। भारत ने ये कहा कि हम पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। जिन बातों को लेकर के पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था, उस आर्बिट्रेशन के निर्णयों को हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसी में अस्थाई जो सिंधु जल आयोग है, इसी में समाधान का प्रावधान किया गया है। हम पर जबरदस्ती वो बातें थोपी नहीं जा सकती। हालांकि बात यह है कि जो निर्णय वहां से आया है उस निर्णय को दोनों पक्षों को मानना जरूरी है, लेकिन बात यह भी है कि उस मामले को लेकर के क्या दोनों पक्ष गए थे या एक पक्ष गया था। तो अभी इस मामले को लेकर के पाकिस्तान गया था, ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। तो इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों को हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।